राज का अंजू को ऐसा सहारा मिला जैसे बिन सहारे की बेल पेड़ से लिपट जाती है। वो राज ही था जिसने उसे समाज की तीखी नजरों से बचाया था। राज का ये एहसान वो ताउम्र कैसे भूल सकती थी। 38 साल का राज का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसकी हकीकत में बदले को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वो अंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़ी ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन सपना की शादी हुई थी तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने सपना के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वो क्यों अंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना था। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वो वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बौरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए राज ने सुहाग रात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था उससे ठीक विपरीत अंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर राज को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो ये सोच सोचकर गला ही सूखे जा रहा था कि वो घूंघट उठाकर अंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि अंजू तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। राज सकुचाया सा बैठ के एक कोने में बैठ गया। अंजू थोड़ी देर तो राज की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। यंत्रवत से राज के हाथ अंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। अंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वो दोनों बेड पे लुढ़क गए। अंजू ने राज के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए तो राज बावला सा हो उठा। उसके बाद तो राज को कुछ भी होश ही नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। अंजू ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया था। राज का यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। एक ही रात में राज तो जैसे जोरू का गुलाम ही हो गया था। आज अंजू ने उसे वो तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाहत फीकी थी। सुबह राज ने बेफिक्री से सोती हुई अंजू को नजर भर के देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद, काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात हुई थी उसे याद करके राज मन ही मन में मुस्कुरा दिया था और सोती हुई पत्नी को प्यार से चूमता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। अंजू जैसी भी थी, राज से तो 21 ही थी। राज का गहरा सावला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में राज के रिश्ते की बात नहीं जमी तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी राज की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। राज की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वाले व रिश्तेदारों के बीच ये बात फैला दी कि उन्हें राज के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन राज की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें अंजू के बारे में बताया और राज से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपए की मांग भी की।
राज अपनी माँ और बुआ के साथ अंजू से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की अंजू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। अंजू की 2 बड़ी बहनें भी उसी की तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा अंजू उम्र में राज से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, ये सोचकर ही राज हैरान हो रहा था। उसे तो ये सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, अंजू को देखने के बाद राज ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब ये तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा राज का परिवार ही उठाएगा और साथ ही अंजू के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 एडवांस देकर राज और अंजू की शादी का सौदा तय हुआ और जल्द ही घर के 4 जने जाकर अंजू को ब्याह के ले आए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के अंजू उसकी पत्नी बन गई। अंजू निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए राज के घर की ठाट बाट देखकर वो भौचक्की सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर अंजू को इसका ना तो कोई अफसोस था और ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वो तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता था और जानवरों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रही थी जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं थे। अगर मैं राज के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंजू ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से हो कि नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर चाहे भूख पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं राज की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वो निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। वो सोचकर अंजू खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। अंजू, अब बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक अंजू रोज दिन में 2 बार राज को आई लव यू जान का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वो शाम को सज धज कर राज को उसके इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वो राज को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से राज को ये महसूस करवाती थी कि वो उसकी जिंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है और हर रात वो राज को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी राज को मना नहीं किया, बल्कि वो तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण राज उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नजरअंदाज करता था। कहने को तो राज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो राज हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर अंजू ने उसे ये एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो कितना काबिल और खास इंसान है, बल्कि वो तो कहती थी कि राज ही उसकी सारी दुनिया है। अंजू के साथ और प्यार से राज का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अंजू को पाकर राज ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन अंजू की माँ का फोन आया। वो उससे मिलना चाह रही थी। रात में अंजू ने राज की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, सुनिए, मुझे कुछ रुपए चाहिए। माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ ना, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो माँ से ले लो ना, राज ने उसे पास खींचते हुए कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूंगी, वो भी हक से। कहते हुए अंजू ने राज के सीने पर अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। राज ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर अंजू को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। अंजू 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों के बाद ही राज को उसकी याद सताने लगी। अंजू की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती थी। उसने अगले ही दिन अंजू का तत्काल टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। अंजू भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद राज की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई। अब अंजू हर महीने
राज से 10 से 15 हजार रुपए लेकर अपने मायके भेजने लगी। अंजू ने राज से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वो अपनी बहनों और भाइयों के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। अंजू के प्यार का नशा राज के सिर पर चढ़कर बोलने लगा था, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में अंजू का ही हुक्म चलने लगा था। बेटे की इच्छा को देख राज की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से ही होता था। राज की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि अंजू ने उन्हें भी एहसास करवा दिया था कि उसने राज से शादी करके राज सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन अंजू ने राज से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वो तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। राज ने प्यार से अंजू को समझाया। वो तो ठीक है, मगर ये सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। अंजू ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालकिन हो तुम। राज ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में अंजू का कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां अंजू ने राज के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद अंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने राज की रातों की नींद उड़ा दी थी। राज को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वो ये महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वो अंजू की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए वो अंजू की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश में लगा रहता। राज आंख बंद करके अंजू की हर बात मानने लगा था। अंजू बेशक राज की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ राज को ही बनाया था। वो ये बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही राज कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वो खुश थी। उसने बहुत ही योजना अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। अंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। अंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच राज की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अंजू ने अपने माँ पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल राज के घर आया जिसने अंजू से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगी इस लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, अंजू ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए, अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने अंजू पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, कुदरत ने उसे राज के रूप में सिर पर छत दे दी है और पांव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूं और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है वो हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, राज को मेरी जिंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूंगी। धन्यवाद। अंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा राज मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में अंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।